वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, आंसर ऑरली के आंसर दिए थे स्टार्टअप साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम था फोर्स एंड प्रेशर। आज हम बात करते हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आंसर ऑरली का वीडियो आपको पहले ही आ चुका है। चलिए, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। फर्स्ट, द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ए पार्ट इज आंसर इन डिटेल। फर्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं? आंसर इन डिटेल, यानी इनमें हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, डिटेल में जिनके आंसर हमें देने होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन फोर्स एक्ट विदाउट एन इंटरेक्शन। क्या फोर्स बिना इंटरेक्शन के, यानी बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए, दो बॉडी बिना कांटेक्ट में आए ही ना और फोर्स अप्लाई हो जाए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है? गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन। ये ऐसा अगर हो सकता है तो उसका एक एग्जांपल दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। Yes, force can act without an interaction between two objects। कह रहे हैं कि फोर्स लग सकता है विदाउट एनी इंटरेक्शन, दो चीजों के बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स लग सकता है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस लाइक, और उनका नाम है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस लाइक, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि आप जान लीजिए दो टाइप के फोर्स हैं ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, जो हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। अब इसमें बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स इज यूज्ड टू रन मैगलेव ट्रेन, यानी ये क्या करती है? मैगलेव ट्रेन को रन कराने के काम आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब आप कहेंगे ये मैगलेव ट्रेन क्या होती है? देखिए बेटा, दिस ट्रेन मूव्स ए फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द ट्रैक। तो जनरली जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, तो हमारी ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो पटरियों के ऊपर रोल करते हैं, चलते हैं। ठीक, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेटिक इन द ट्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ट्रेन चलती है वो पटरी से कुछ सेंटीमीटर यानी कुछ ऊपर चलती है, पटरियों पे टिकी नहीं रहती है। ऐसा कैसे? इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगता है, मतलब कि जो ट्रेन होती है और जो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे पर रिपल्सिव, यानी एक दूसरे को दूर हटाने वाला जो फोर्स है वो लगाती हैं, जिसके कारण ट्रेन पटरियों पे टिक नहीं पाती। द मैग्नेट्स इन द ट्रेन, क्योंकि क्या होता है बिटवीन द मैग्नेट्स इन द ट्रेन एंड द ट्रैक, ट्रैक के बीच में और ट्रेन के बीच में जो मैग्नेट लगी होती हैं, वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रही होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक मैग्लेव ट्रेन का फोटो डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स। आपको इफेक्ट्स के बारे में बताना है दैट फोर्स कैन प्रोड्यूस। वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, ला सकता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच इफेक्ट, यानी उनमें से प्रत्येक का एक एक एग्जांपल आपको देना है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है निम्नलिखित, यानी इतने इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जितने हमने नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से? फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स मोशन ला सकता है, यानी फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, किसी रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, वी पुश ए हैवी बॉक्स टू मूव इट अहेड। जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है कि अगर हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, किसी हैवी बॉक्स को, तो वो क्या होगा? आगे की तरफ इधर चलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। फोर्स मोशन को स्टॉप कर सकता है, चलती हुई चीज को रोक सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, बी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉल और ए रोलिंग स्टोन, यानी अगर हम किसी लुढ़कती हुई चलती हुई बॉल पे एक फोर्स लगाते हैं तो बॉल रुक जाएगी। ठीक है। और ए रोलिंग स्टोन, कोई लुढ़कता हुआ, गिरता हुआ, रोल करता हुआ पत्थर आ रहा है तो हम उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड बात करें, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, इधर हमारे इंडिया के प्लेयर केएल राहुल खड़े हुए हैं और ये कौन है? सूर्य कुमार यादव, एक प्लेयर है हमारे इंडिया के, तो वो यहाँ पे खेल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ इसमें। एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के गेम में, फुटबॉल के गेम में, या हॉकी के गेम में, या टेनिस के एक्सेट्रा के बॉल में क्या होता है? देखिए क्या होता है इस गेम में,
वी कैन चेंज द डायरेक्शन, यानी बॉलर ने बॉल फेंकी तो बॉल अभी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन इसको बैट को हिट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में कहीं पे पीछे की तरफ छक्का मारा था सूर्य कुमार यादव ने, तो इस तरह से बॉल पीछे की डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी इन्होंने अपने बैट से फोर्स लगा के इस बॉल पे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। चलिए, ऑफ द बॉल बाय हिटिंग इट, यानी बैट्समैन क्या करता है, जब बॉल को हिट करता है तो हिट करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपको दिखाई भी दे रहा हो कि डायरेक्शन कहां पे चेंज हो रही है। चलिए नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, यानी फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड ऑफ मोशन, यानी जिस स्पीड से वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। एग्जांपल की बात करते हैं, बाय किकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को किक करके, जैसे कि कोई फुटबॉल है वो लुढ़कती लुढ़कती आपके पास आ रही है और आपने उसमें सपोज करो इस डायरेक्शन फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसके स्पीड को आप चेंज भी कर सकते, किसी और डायरेक्शन में कर सकते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, जैसे फुटबॉल थी, ये लुढ़कती लुढ़कती इधर आ रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इस मोशन, अगर हमने उसी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वी कैन इंक्रीज इट्स स्पीड, हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। मींस कहने का ये है कि इस तरह से हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, चेंज। अब चाहे हम इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें तो स्पीड तो चेंज हो ही गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मोशन, फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए स्प्रिंग, हम किसी स्प्रिंग को दबा के, पुश करके या पुल करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। रबर बैंड, डॉ, स्पॉन्ज एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी अप्लाई फोर्स ऑन देम। तो देखिए यहाँ पे रबर की शेप एंड साइज हम यहाँ चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर हमने फोर्स लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज, फोर्स एंड प्रेशर, यानी आपको डिफरेंस लिखना है किस किस चीज में, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स में, और साथ ही साथ फोर्स एंड प्रेशर में, तीनों में आपको डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो देखिए क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स में, फर्स्ट पॉइंट, द फोर्सेज इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसे फोर्सेज जिसमें कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, विद ईच अदर आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस, तो ऐसे लगने वाले फोर्सेस को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट सेकेंड चलते हैं अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में, द फोर्सेस इन विच, ऐसे फोर्सेस जिसमें की टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती हैं और फोर्स लग रहा होता है, तो उनको कहते हैं आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स के नाम से हम जानते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं कांटेक्ट फोर्सेस में, एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जांपल्स कांटेक्ट फोर्सेस के क्या हैं, मस्कुलर फोर्स हो गया, मसल्स फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गए, मैकेनिकल फोर्स, ये सब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं, यानी एक दूसरे में बिना कांटेक्ट के, बिना टच के ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। यहां पे देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट या एक आयरन नेल और एक मैग्नेट बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे को अटैक करती हैं, अपनी तरफ खींच सकती है, पुल कर सकती है, पुश कर सकती है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, ठीक है, तो ये सब कैसे एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। मतलब यहाँ पे क्लियर कट समझिए, एक चार्ज्ड बॉडी, अब ये चार्ज्ड बॉडी क्या होती है बेटा, जिसके पास आयंस होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक चार्ज बॉडी जब किसी दूसरी चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई एक मैग्नेट फोर्स लगाती है तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be applied on metals as well as between
नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लगाया जा सकता है मेटल्स पे, साथ ही साथ नॉन मेटल्स पे भी। जबकि मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट्स और रिपेल ओनली सम मेटल्स और मैग्नेट्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स केवल कुछ मेटल्स पे और मैग्नेट्स पे ही अप्लाई किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेटल और नॉन मेटल दोनों पे लगाया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं भाई क्या है। ठीक है, व्हेन वी रब ए कॉम्ब, जब हम एक कंघे को अपने सर पे रगड़ते हैं, ड्राई हेयर इट गेट्स चार्ज, वो चार्ज हो जाता है, एंड टिनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों ने आप में से ये खेल खेला होगा, ठीक है, अपनी क्लासेस में या घर पे। एग्जाम्पल की बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, ए मेटल अट्रैक्ट्स आयरन, यहाँ पे मेटल नहीं करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे मैग्नेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मेटल कैसे अट्रैक्ट करेगी आयरन को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, मैग्नेट कर लेंगे। ठीक है, तो ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्स और प्रेशर की बात करें, फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच टेंड्स टू चार्ज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखो बेटा, फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है, यानी एक धक्का दे रहे हैं आप, किस साइड दे रहे हैं, ये तो पुश है या पुल है। एक्टिंग ऑन बॉडी, जो किसी एक बॉडी पे लग रहा होता है, विच टेंड्स टू चेंज, जो टेंड्स टू चेंज मतलब कोशिश करता है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी जो कोशिश करता है कि उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज किया जाए। चलिए प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। देखो भाई, अगर फोर्स की बात करें, जब ये पुश और पुल यानी एक फोर्स, कोई भी फोर्स जब पर यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा होता है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम बात करें तो इसको पास्कल के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, प्रेशर का, जो आगे हमारे क्वेश्चंस में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको कारण बताना है, रीजन देना है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है People often encounter problems like nose bleeding, यानी कुछ लोगों को क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है when they reach high altitude, जब वो ऊंचाई पे चले जाते हैं। ऊंचाई पे चले जाते हैं मतलब घर की छत पे नहीं चढ़ गए हैं, ठीक है, पहाड़ों पे इस टाइप की ऊंचाई, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो आंसर देखिए बेटा क्या है, प्यूपिल्स, और खासकर कौन, माउंटेनियर्स। ठीक है, तो माउंटेनियर्स की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफन एनकाउंटर प्रॉब्लम, इन लोगों को अक्सर ये दिक्कत होती है, लाइक नोज ब्लीडिंग व्हेन दे रीच हाई एल्टीट्यूड, जब वो काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड इन देयर बॉडी बिकम्स मच हायर, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, कौन सा प्रेशर बेटा, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हो जाता है। अब सुनो भाई, सर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का कैसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो देखो बेटा, एक्चुअली ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर का यानी बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो हमें अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, देन द प्रेशर आउटसाइड, यानी आउटसाइड बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में काफी अधिक हो जाता है। दिस मेकिंग द ब्लड वेसल बस्ट, तो क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल बस्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड, और खासकर नाक से सॉफ्ट पार्ट से ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जब हम जाने लगते हैं तब ऐसा होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर सपोज करो 10 था, ठीक है, और बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना था, मान लिया 1 था, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर घट जाए, ठीक है, 1 पहुंच जाए, ठीक है, 1 तो पहले से था, 0.5 पहुंच जाए, तो हमारी बॉडी के और एनवायरनमेंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस जो है, वो अंतर जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ऐसा महसूस होगा, बाहर का प्रेशर कम हो चुका है, तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉय वेट्स ओनली 10 kg ऑन द मून while his weight on the earth was 60 kg, यानी कहना चाह रहा है कि एक इंसान का, या एक बॉय का, एक लड़का है जिसका वेट मून पे केवल 10 किलोग्राम है, जबकि अर्थ पे 60 किलोग्राम है, 60 kg है, ऐसा क्यों।
चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ क्लियर बातें आपको बता देता हूं। वेट जो होता है बेटा वो किलोग्राम में कभी नहीं होता, किलोग्राम में मास होता है। हालांकि आप क्लास 8 में हैं अभी, तो आपके में मास और वेट में डिफरेंस यहां पे नहीं शो किया गया है। फिलहाल आप जान लीजिए कि यानी अगर यहां पे फिर भी एग्जामिनर मास को किलोग्राम में दे रहा है तो वो डेफिनेटली यहां पे m इंटू जी, यानी g की मल्टीप्लाई आपको अभी नहीं समझा रहा है। यानी वेट क्या होता है बेटा, m इंटू जी में होता है। तो वो जो वेट न्यूटन में मेजर किया जाता है उसको मास में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आप जान लीजिए कि वेट जो होता है बेटा कभी भी किलोग्राम में नहीं होता। और हाँ, एक चीज और, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप मून पे जाइए चाहे आप अर्थ पे जाइए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और उसने मान लिया है कि एक बॉय का जो वेट है वो किलोग्राम में है, तो दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग इट हियर। चलिए आंसर देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है बाय द अर्थ। और ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगाता है, अर्थ। यानी कि आप सिंपल शब्दों में समझिए, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ द्वारा लगाया गया, यानी अर्थ जो फोर्स लगाती है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है उसी के अमाउंट को हम कहते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट। यानी जो वेट होता है वो कुछ भी नहीं होता, अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स हम पे लगा रही होती है हमारा वेट उतना हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून इज अबाउट 1/6, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगभग 1/6 होता है किसके, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से। यानी कि अभी इसने हमको ये बताया जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है, और जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/6 है। तो डेफिनेटली भाई अर्थ का फोर्स 6 टाइम ज्यादा है, तो अर्थ पे जो वेट होगा वो 6 टाइम ज्यादा होगा। और मून पे वेट की ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, 1/6 होता है, तो उसका वेट भी 1/6 हो जाएगा। इसलिए दैट ऑफ द अर्थ, सो इसीलिए ऑन द मून द वेट विल बी 60/6, दैट इज 10 kg। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सीधे शब्दों में बताता हूं आपको। क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ जितने फोर्स से आपको अपनी तरफ खींचती है, मून भी आपको उतने ही फोर्स से नहीं खींचता। मून आपको 1/6 जितना फोर्स धरती लगा रही है उसका 1/6 1/6 फोर्स मून लगा रहा है आप पे। और मून जो लगा रहा है, अर्थ जो लगा रही है, फोर्स जिससे खींच रही है, उसी को आपका वेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो मून 1/6 फोर्स लगाता है, यानी मून पे आपका वेट 10 kg हो जाएगा। दैट्स व्हाई। चलिए नेक्स्ट, वुमेन आर एडवाइज नॉट टू वियर हाई हील शूज। यानी वुमेन्स को ये एडवाइज किया जाता है कि वो हाई हील शूज ना पहने। ऐसा क्यों, लेकिन उनकी तो आदत है भाई, है ना। कि कहने का मतलब है भाई देखो, फैशन करना, शो करना सबकी, जैसे मेल्स की बात करें तो वो रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है, कड़ा पहनते हैं, और भी चैन वगैरह पहनते हैं, बहुत सारी चीजें पहनते हैं। तो वैसी फीमेल्स क्या पहनती हैं भाई, हाई हील शूज पहनती हैं। चलिए अब देखते हैं, हाई हील्स एक्सर्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी क्या होता है बेटा, हाई हील्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कि देखो हाई हील होंगी तो देखो बेटा इनका जो एरिया कॉन्टेक्ट में बड़ा छोटा सा कम एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पैर पे यहाँ पे जाके प्रेशर जो लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगने वाला है ऑन स्मॉल एरिया। दिस हाई प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक हाई प्रेशर लगेगा, मेक्स यू अनकंफर्टेबल, वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा व्हाइल वॉकिंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, जबकि आप सॉफ्ट ग्राउंड पे चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, डाइवर्स हैव टू बियर स्पेशल सूट्स बिफोर डाइविंग इनटू डीप सी। जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो स्पेशल टाइप का सूट पहने होते हैं जब वो डाइव लगा रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, किसमें, सी में। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। डाइवर्स यूज बियर स्पेशल सूट्स बिफोर डाइविंग इनटू डीप सी। जो डाइवर्स होते हैं वो आदी होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं। क्यों, सो दैट दे कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर, ताकि वो सी के अंदर जाएंगे, तो पानी के अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उन पे प्रेशर जो लगेगा, पानी उनके ऊपर जो भरा हुआ है उसका प्रेशर जो लगेगा बहुत ज्यादा हाई है, ताकि वो उसको वियर कर सकें, उसको संभाल पाए, बर्दाश्त कर सकें। इसलिए डेप्थ में जाने पर वो स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहना करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ई, वी डू नॉट फील एयर प्रेशर although there is a tall column of air above us।
यानी कह रहा है कि हमारे ऊपर एयर के प्रेशर का बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, हम फील नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते, जबकि हमारे सर के ऊपर कई किलोमीटर तक एयर भरी हुई है, एयर खड़ी है। यानी आपके सर के ऊपर पर एक 1 बुक 2 बुक 3 बुक ऐसे 8-10 बुक रखी जाए तो आपको अपने सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, लेकिन आपके सर के ऊपर, हेड के ऊपर बहुत कई किलोमीटर तक एयर भरी हुई है, एयर का वेट जो लग रहा है आपके ऊपर, तो कह रहा है कि एयर का प्रेशर क्यों नहीं आपको फील होता। चलिए आंसर देते हैं। प्रेशर एक्सर्ट बाय आवर बॉडी इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑन आवर बॉडी। कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी इज इक्वल टू, हमारी बॉडी पे जो प्रेशर लगता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो प्रेशर लगा रही होती है, इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। अब हम कहेंगे, क्वेश्चन में कहा गया कि हमारी बॉडी जो प्रेशर लगा रही होती है, ठीक है, वो क्या है, इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है हमारी बॉडी पे। तो कह रहा है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, हमारी बॉडी जो प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर पे, वो दोनों लगभग क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। दिस नलिफाइज, वो नल कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को हमारी बॉडी पे जो लग रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, नलिफाई कर देता है। सो वी डू नॉट फील एयर प्रेशर, इसलिए हमें एयर का प्रेशर फील नहीं होता। अब सोचो बेटा, हमारी बॉडी एयर पे प्रेशर लगा रही है और हमें पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा है। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, जो ब्लड है उसका कुछ प्रेशर होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, तो डेफिनेटली अगर ये प्रेशर होगा तो हमारा ब्लड क्या चाहेगा, मेरे पास प्रेशर, मैं तोड़ फोड़ के सारी बॉडी से बाहर निकल जाता हूं। लेकिन बाहर के एयर का, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमारे बीपी के ब्लड प्रेशर के लगभग बराबर है, ठीक है, वो क्या है, लगभग बराबर है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी हमको प्रेशर फील नहीं होता। तो यहाँ पे जब बॉडी के प्रेशर की बात कर रही है तो बॉडी के इंटरनल प्रेशर की यहाँ पे बात की जा रही है बेटा। चलिए नेक्स्ट, बी, आंसर ब्रीफली। अब हमें आंसर देने होंगे लेकिन ब्रीफली, यानी उतने ज्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन हमें आंसर नहीं देने होंगे। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स एंड गिव इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। आपको फोर्स को डिफाइन करना है, बताना है कि फोर्स क्या होता है और उसके स्टैंडर्ड यूनिट भी आपको बतानी है यहाँ पे। चलिए बताते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स एक पुश होता है और पुल होता है जो किसी बॉडी पे लग रहा होता है, विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यानी फोर्स वो पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो न्यूटन है और हमको इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एन से इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। आपको डिफरेंट टाइप्स के फोर्स के बारे में बताना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर कैटेगराइजेशन। इनको कैटेगराइज करना यानी बांटने का जो बेसिस है, किस आधार पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कुछ फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए अब आगे चलते हैं, फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और ये क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम की मदद से भी हमने समझाने की कोशिश की है। जो फोर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जिसमें मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स आ गया, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है, डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। ओके, the basis of categorization of force is how they interact each other। जो उनका बेसिस है वो ये है कि how they, यानी वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किससे, each other, यानी एक दो बॉडी दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगाती है तो वो दो बॉडीज एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही होती हैं उस पे, फिजिकली और अदरवाइज। वो फिजिकली लग रहे हैं कि अदरवाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने उसको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। चलिए आगे चलते हैं।
व्हाट आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस, आपको बताना है कि कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्सेस के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने अभी अभी किया था, चलिए फिर से देख लेते हैं। द फोर्सेस इन विच, ऐसे फोर्सेस जिसमें कि टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, दो इंटरेक्ट करने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिजिकली आपस में एक दूसरे के टच में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के, आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस को हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहते हैं। द डिफरेंट कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर, अलग अलग टाइप के जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक वर्कर है जो आयरन की कुछ चीजें उठाए हुए, तो इसको कहेंगे मसल्स फोर्स, ये अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स देखिए, ये रोलर जो है, ये बॉक्स रखा है एम मास का, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लगता है, अपोज करता है मोशन का फ्रिक्शन फोर्स। इसी तरह मैकेनिकल फोर्स की बात करें तो मशीन जो फोर्सेस लगाती हैं उनको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तो देखो भाई, एक रोबोट दिख रहा है या जेसीबी आप समझ लीजिए, जिसको कार को उठाए हुए है ना, तो बिना फोर्स लगाए थोड़ी ना उठा लेगी, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Why it is easier to walk on rough surfaces than on smooth surface, कह रहा है कि एक रफ सरफेस, खुरदरी सरफेस पे चलना आसान है, जबकि एक चिकनी स्मूथ सरफेस पे चलना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? चलिए आंसर इज रफ सरफेसेस प्रोवाइड प्रॉपर फ्रिक्शन फॉर वॉकिंग, यानी हमको चलने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, यानी हमारे पैर जो होते हैं, लेग होते हैं, शूज जो होते हैं, उनके और अर्थ की सरफेस के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, रफनेस नहीं रहेगी, तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, फिसल के गिर पड़ेंगे। वाइल स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होती है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कम करती है, चिकनाहट लेके आती है। सो इट इज इजी टू वॉक ऑन रफ सरफेस, तो इसलिए रफ सरफेस पे चलना आसान है देन ऑन द स्मूथ सरफेस। किस पे? स्मूथ सरफेस पे चलना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ प्रेशर, आपको बताना है यूनिट ऑफ प्रेशर को डिफाइन करना है। और क्या है, देखिए द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, यानी कि प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको हम कहते हैं पास्कल, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। अब चलते बात करते हैं कि 1 पास्कल यूनिट कितनी होती है। तो देखिए 1 पास्कल इज द प्रेशर अप्लाइड, 1 पास्कल जो होता है वो प्रेशर होता है जो कि अप्लाई किया गया है, कब? व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया, जबकि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो एरिया पे ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगता है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रेशर इफ ए फोर्स ऑफ 23 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू दी है हमें 23 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया, और एरिया की वैल्यू दी है 46 मीटर स्क्वायर। चलिए बात करते हैं आंसर की। पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटा जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं उनको हमेशा लिख लेना चाहिए हमको। गिवन डाटा की बात करें, गिवन डाटा मतलब क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है हमको। एफ फोर्स की वैल्यू दी है 23 न्यूटन, एरिया दिया है 46 मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम मीटर स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे पढ़ें कि यहाँ पे ये 2 लिखा है ऊपर। ठीक है, इस तरह से। चलिए, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर, आपसे प्रेशर पूछा गया है तो अब आपको प्रेशर का फॉर्मूला लिखना चाहिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, वेयर एफ क्या है? फोर्स है, ए क्या है? एरिया है। तो यानी हमने एफ की और ए की यूनिट रख दी, दैट इज 23 डिवाइड बाई 46, दैट इज 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does a feather float on water? एक फीदर जो होता है बेटा वो वाटर पे फ्लोट करता रहता, तैरता रहता है, क्यों? Why? आंसर इज feather floats in water, फीदर वाटर में फ्लोट करता रहता है because when an object is immersed, जबकि एक ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है इन लिक्विड, किसी लिक्विड में, it experiences an upward force। ठीक है, वो क्या करता है? एक अपवर्ड फोर्स उस पर लगता है, फोर्स
बायोंसी फोर्स, और जिसको हम बायोंसी फोर्स कह रहे हैं। तो देखो बेटा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या वाटर में डुबोया जाता है, और वाटर क्या है, लिक्विड ही है, तो वो लिक्विड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम बायोंसी फोर्स कहते हैं, यानी अपवर्ड फोर्स को हम बायोंसी फोर्स कह रहे हैं जब लिक्विड में डुबाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिस लिक्विड को ऑब्जेक्ट को डुबाया गया है, अगर उसका वेट जो है इज लेस देन दिस अपवर्ड फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब आप डुबो रहे हैं लिक्विड में, तो लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट अगर क्या है बेटा, ठीक है, अब सुनो बेटा, ऑब्जेक्ट का वेट अगर कम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कम है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली भाई ऊपर को जाने वाला फोर्स कम है, नीचे को जाने वाला फोर्स कम है, सॉरी क्या है, ऊपर को लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा है और नीचे को डायरेक्शन में वेट कम है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा। तो इसलिए कहा गया ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इफ मोर, अगर वेट ज्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है, तो क्या होगा, देन द अपवर्ड फोर्स, ठीक है, तब क्या होगा, देन इट विल सिंक, तब वो डूब जाएगा। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट अगर कम है अपवर्ड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरता रहेगा। इन केस ऑफ फीदर द अपवर्ड फोर्स इज मोर, तो फीदर के केस में क्या है बेटा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, वेट से भी ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या होगा, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो फीदर फ्लोट्स इन द वाटर, इसलिए फीदर क्या होता है, तैरता रहता है पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। चलिए, कैलकुलेट द एरिया ओवर विच ए फोर्स ऑफ 72 न्यूटन इज अप्लाइड। आपको बताना है, क्या बताना है, कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैलकुलेट करना है जबकि एक फोर्स 72 न्यूटन का अप्लाई किया गया, लग रहा है, देयर बाय एक्सर्टिंग ए प्रेशर ऑफ 9 पास्कल, यानी प्रेशर की वैल्यू दी है 9 पास्कल, और किसकी वैल्यू दी, एरिया की वैल्यू दी है, सॉरी फोर्स की वैल्यू दी है 72 न्यूटन, और आपको एरिया फाइंड करना। तो हमने एफ फोर्स की वैल्यू लिखी, प्रेशर 9 पास्कल की वैल्यू लिखी, और एरिया की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसको ए को जब इधर लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। कहने का मतलब ये है, ये इस तरह से दिया हुआ था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो देखो भाई, ए को इधर लेके जाएंगे और पी को इधर ले आएंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फोर्स डिवाइड बाय प्रेशर, तो एरिया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, एफ की और पी की वैल्यू रख देंगे, 72 डिवाइड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स। अब जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, यानी एक या दो चार शब्दों में आपको इनका वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है पहला क्वेश्चन, इफ द सेम फोर्स इज मेड टू एक्ट ऑन ए लार्जर एरिया, यानी कह रहा है कि अगर सेम फोर्स को एक बड़े एरिया पे लगाया जाए, देन द प्रेशर विल, तो क्या प्रेशर के बारे में क्या होगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो भाई देखो, इफ द सेम फोर्स इज मेड टू एक्ट, देखो भाई पहले सपोज दैट फोर्स लग रहा था, ठीक है, क्या लग रहा था, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। किस पे, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा था। तो यहां से अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो 10/1 कितना आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू बात करें तो कितना आ जाएगा, 10/1 आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब वो कह रहा है फोर्स इतना ही रहने दो, फोर्स इतना ही रहने दो, और क्या करो, एरिया बढ़ा दो। तो एरिया को बढ़ा के सपोज क्या करते हैं हम अभी, 2 करते हैं। तो देखो भाई प्रेशर कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5। तो पहले जो आ रहा था ये 10 आ रहा था, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 1 यानी कि 10 पास्कल आ रहा था। अभी कितना आ जाएगा, ये 2, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, यानी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। राइट आंसर इज डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more forces act in the same direction, जब ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं in the same direction, एक ही डायरेक्शन में, the resultant force is, तब resultant force जो होता है वो क्या होता है,
ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड। तो क्या होता है बेटा, जब सेम डायरेक्शन में एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी उनका क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, उनका क्या कर देते हैं, हम समेशन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो आपको बताना है किसी चलती हुई चीज को रोकने के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं वो किस डायरेक्शन में लगाते हैं, क्या उस डायरेक्शन में जिसमें मोशन कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं या सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आंसर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। भाई ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसकी उल्टी दिशा में ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आंसर इज अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है, यानी कि बहुत ऊंचाई तक अगर लिक्विड को भर के खड़ा कर दिया जाए तो लिक्विड का प्रेशर जो लग रहा होगा बेस पे विद द डेप्थ, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, यानी प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट, weight of an object is the force of the acting on the object, यानी 2 यहाँ पे दिए। मैंने बताया था आपको पहले जब हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो अर्थ जो फोर्स लगाती है आप पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो अर्थ जितना फोर्स लगाती है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी और देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। चलिए बात करते हैं। तो आंसर इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ का, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट, द यूज ऑफ स्केल्स हेल्प्स ए पर्सन टू स्लाइड। तो आपने देखा होगा भाई वहां पे क्या होता है, बर्फ वगैरह पड़ती रहती है तो उस पे लोग क्या करते रहते हैं, राफ्टिंग करते रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, फिसलने के लिए क्या करते रहते हैं, स्कीज का यूज करते हैं, ठीक। स्लाइड स्मूथली, स्लाइड करते रहते हैं स्मूथली ओवर द स्नो, यानी बर्फ के ऊपर। द स्केज द एरिया ओवर विच द वेट ऑफ द पर्सन एग, स्कीज क्या कर देती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, वेट ऑफ द पर्सन एग लगता है फिर भी वो स्लाइड करता रहता है, ऐसा क्या होता है, तो आंसर इज इंक्रीज, ठीक। तो इसके क्या कर देते हैं बेटा, उसके एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे क्या होता है, प्रेशर कम लगता है और हम बर्फ के ऊपर आसानी से स्लाइडिंग करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज फोर्स व्हेन दे कैरी ब्रिक्स, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं वो किस टाइप के फोर्स का यूज करते हैं, तो आंसर इज मस्कुलर फोर्स। किस टाइप का, मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है प्रेशर की वो क्या होती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज पास्कल। क्या होती है, पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड, किसी बॉडी पे जो पुश और पुल लग रहा होता है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रेशर। क्या उसको हम प्रेशर कहते हैं, जी नहीं, उसको तो हम फोर्स के नाम जानते हैं, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो क्या ट्रू है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट, यानी कि एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही थी ग्राउंड में, वो रुकने को हो गई, कगार पे आ गई रुकने की, या कहें रुक गई है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। क्या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऐसा हुआ, जी नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हुआ, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस नीड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू बी इफेक्टिव। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं उनको क्या कह रहा है, नीड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनको किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू बी इफेक्टिव, ताकि वो लगे रहें। तो क्या सही है, बिल्कुल सही बात कही गई है, दैट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन वन डायरेक्शन ओनली, क्या लिक्विड केवल एक ही डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, जी नहीं, लिक्विड कई डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट,
The atmospheric pressure of a place reduce at high altitude। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफ ए प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, reduces at higher altitude, ऊपर जाने के बाद वो रिड्यूस होता चला जाता है, ऊपर चलने पे वो कम हो जाता है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। That's why statement is true। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आइए करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जानिए बेटा, कुछ कॉलम ए और कॉलम बी दी हैं। सबसे पहले दिया है न्यूटन। क्या दिया है? न्यूटन। अब देखिए न्यूटन कहाँ आता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट। तो बेटा न्यूटन जो होता है फोर्स की यूनिट होती है। क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है। तो कहीं पे है क्या न्यूटन फोर्स की यूनिट? तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स। वेरी गुड, यहाँ पे इसको मिला देंगे। चलिए नेक्स्ट, कनेक्टर, ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात करें तो जब भी ग्रेविटी की बात आएगी तो ये क्या होता है? अर्थ से रिलेट हो जाता है। किससे हो जाता है? अर्थ से रिलेटेड हो जाता है। चलिए, और हम बात करते हैं, पहले वो चीजों को मिलाना चाहिए जो आपको आसानी से आती है। पास्कल क्या होता है बेटा? पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। क्या होती है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। वेरी गुड, इसको मिला दिया, दो चीज आसान हो गई। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? ये एक नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, कैसा होता है? नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स होता है। और ये क्या होता है बेटा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कोई एग्जाम्पल दिया है? ये दिया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन एन आयरन नेल। कितना सिंपल सा ऑप्शन दिया। चलिए अब कुछ चीजें बची हैं, तीन ऑप्शन बचे हमारे, 2, 3, 4, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन ऑप्शंस बचे हैं। चलिए इनकी तरफ चलते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में हम बताया था हमने, अर्थ से रिलेट होता। चलिए, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द थिंग्स। बिल्कुल सही बात है। दो चीज बची हैं, वन इज कनेक्टर एंड अनदर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो भाई प्रेशर कहाँ आया? देखो यहाँ पे आया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। और ग्रेविटी ये हम लगा ही चुके हैं। कनेक्टर और बचा है, तो कनेक्टर क्या है बेटा? एक रस्सी ले लो, है ना, तो पीस ऑफ रोप, ये क्या है? कनेक्टर। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। किसको? रोप को, रस्सी को। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वन वर्ड में या फ्यू वर्ड्स में आंसर देना है इनके लिए। क्या है भाई? देखिए, द फोर्स इन विच टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। आपको ये बताना है द फोर्सेज, ऐसे फोर्सेज जिनके लिए क्या होता है, इन विच, जिनमें की दो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में होते हैं। क्या कहते हैं उनको? तो आंसर इज कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं ऐसे फोर्सेस को? कॉन्टेक्ट फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको बताना है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं जो अपोज करता है मोशन का और किसी ऑब्जेक्ट के। तो आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स। क्या आंसर हो गया बेटा? फ्रिक्शन फोर्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन। वो कौन सा फोर्स होता है जो मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा मैकेनिकल फोर्स। कौन सा? मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट, द फोर्स विच डू नॉट मेक ए फिजिकल कॉन्टेक्ट। वो कौन सा फोर्स है जिसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती? द आंसर इज, और जो क्या लगता है? थ्रू स्पेस, स्पेस के थ्रू लगता है, स्पेस में लगता है। ठीक है, तो आंसर इज क्या हो जाएगा बेटा? आप खुद सोचिए, आंसर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे बेटा ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे क्या हैं? ये आपके हो जाते हैं किसके एग्जांपल? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेशर बताना है एयर के वेट के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रेशर लग रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आंसर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं इसका आंसर। तो हमारे वीडियो है ना, ये जो हमने वीडियो बनाया है बेटा,
है ना, लगभग आखिरी पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं लगभग, ठीक है। तो इससे पहले कि वीडियो एंड हो, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है मूविंग बॉडी पे, तो वो क्या कर सकता है फोर्स उस बॉडी के साथ। नंबर 1, ब्रिंग इट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में ला सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं तो रेस्ट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। डिक्रीज इट्स स्पीड, बिल्कुल, क्या उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकता है, बिल्कुल डिक्रीज कर सकता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए तो ये भी सही हो सकता है। इंक्रीज इट्स स्पीड, बिल्कुल सही बात, अगर सेम डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो स्पीड भी इंक्रीज कर सकता है। तो यानी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, दैट्स वाई आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के, देन द बॉडी विल, तो क्या होगा। अभी हमने देखा पीछे कि भाई सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन के डायरेक्शन में। तो स्टॉप मूविंग ऐसा नहीं हो सकता। मूव विद इंक्रीज स्पीड, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मूव विद डिक्रीज स्पीड ऐसा नहीं हो सकता जब सेम डायरेक्शन में लग रही है। मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, मूव विद इंक्रीज स्पीड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉडी विल फ्लोट ऑन वाटर, एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगी, तैरेगी वाटर में, पानी में। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर क्या हो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाए। तो आपको कहना है कि भाई ऑब्जेक्ट कब तैरेगा, जब ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाए, एक्सीड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, वो ज्यादा हो जाए, फोर्स वाटर जो फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा हो जाए। बिल्कुल नहीं, तो डूब जाएगी भाई, वेट ज्यादा हो जाएगा। तो इज लेसर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, यानी कि वो क्या हो जाए, वाटर जो फोर्स लगा रहा है उससे क्या हो जाए, कम हो जाए ऑब्जेक्ट का वेट। बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, यानी कि जब फोर्स लगाया जा रहा है वाटर का, वर्ड फोर्स जो है वो दोनों क्या हो जाए आपस में, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तब भी पॉसिबल है। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहा है वाटर के ऊपर तैरेगा। देखो बेटा, अगर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तैरेगा तो है, सरफेस पे तो दिखेगा, लेकिन उसका क्या होगा, काफी हिस्सा पानी में डूबा भी रहेगा तब तैरेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर इज बी, इज लेसर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। चलिए नेक्स्ट। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे बता सकते हैं। कह रहा है इट्स स्पीड ओनली, केवल उसकी स्पीड से, जी नहीं। इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन ओनली, उसकी डायरेक्शन से केवल, जी नहीं। इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड और डायरेक्शन दोनों से, तो बिल्कुल बता सकते हैं। नन ऑफ दीज, नहीं भाई, ऑप्शन तो अवेलेबल है, आंसर इज सी, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, किसी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। इट इंक्रीज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता जाता है, बिल्कुल सही चीज है। डिक्रीज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ डिक्रीज होता है, बिल्कुल नहीं। डज नॉट चेंज विद डेप्थ, बिल्कुल भी नहीं। इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं होता, डायरेक्शन में सेम रहता है। अगर हाइट डेप्थ सेम हो, है ना, डेप्थ अगर सेम हो तो हर डायरेक्शन में वो सेम होता है, ठीक है। चलिए आंसर इज, समझ गए होंगे, इंक्रीज विद डेप्थ। चलिए नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ प्रेशर हैज बीन नेम्ड आफ्टर, यूनिट की जो प्रेशर की जो यूनिट होती है जिसको हम पास्कल के नाम से जानते हैं, वो किसके नाम के आधार पर रखी गई थी, किसके नाम से लिया गया था उसको। तो ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, तो बच्चों को ज्यादातर न्यूटन ही याद आते हैं, तो भाई गलत ऑप्शन है। सेकंड है आइंस्टाइन, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डार्विन, ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड है। पास्कल, ये आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर इज पास्कल। चलिए नेक्स्ट। द ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। कीप्स अस बाउंड टू अर्थ, ये हमें अर्थ से जोड़े रखता है, बांधे रखता है, ठीक, सही बात है।
एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो ये भी सही बात है। ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी सही बात है। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा वो मैक्सिमम होता है। कहां पे मैक्सिमम होता है भाई? सबसे ज्यादा कहां पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहां पे सबसे ज्यादा होता है? तो चलिए बात करते हैं कहां ज्यादा होता है। इन स्पेस, खाली जगह में, स्पेस में। अच्छा, दूसरा इन माउंटेन, माउंटेन्स पर, जी नहीं। ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड पे? जी नहीं। एट द सी लेवल, कहां होता है? सी लेवल पे होता है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कहां ज्यादा होगा? वो होगा सी लेवल पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एट सी लेवल। 9 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। डीप सी डाइवर्स बियर स्पेशल सूट्स। डीप सी डाइवर, जो अधिक गहराई में समुद्र की जाते हैं, वो जो डाइवर्स होते हैं वो वियर करते हैं, पहनते स्पेशल सूट। क्यों भाई? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर इज, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कीप देमसेल्फ ड्राई, अपने आप को सूखा रखने के लिए। अरे नहीं भाई, सूखा रखने के लिए नहीं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर जो कि नीचे जाने पर बढ़ता जाता है उससे खुद को रक्षा करने के लिए, सेफ करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बना रहे हैं। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सी एनिमल, सी एनिमल से बचाए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? राइट आंसर इज बी, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स देमसेल्फ फ्रॉम द इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर। चलिए अब देखते हैं, डू एंड लर्न करके एक डायग्राम कंप्लीट करना होता है आपको। कंप्लीट द वेब चार्ट, वेब चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई, तो क्या है वेब चार्ट? देखिए, इसको कंप्लीट करके हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे। फोर्सेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो 3 पार्ट हैं इसके, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं उनमें मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? हमें लिंक में कनेक्ट करके या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।